नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाह के बीच छत्तीसगढ़ में भी इसकी आंच देखी जा रही है, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर प्रारंभ हो चुका है। आरोप है कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं को फोन के जरिए संपर्क किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है, लोकसभा टिकट और मंत्री पद देने की बात भी की जा रही है। बीजेपी 2024 इलेक्शन को लेकर अभी से डरी हुई है, सहमी हुई है, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। उन्होंने आगे कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की घटनाएं इस बात की ओर संकेत देती हैं कि बीजेपी 2024 का चुनाव हारने वाली है। इस कारण से वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, खुद पर भरोसा नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस के विधायकों से बात करने के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बीजेपी को इस तरह के काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है, बीजेपी को किसी दूसरे दल के विधायकों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं या अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्षेत्र के लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम भी बात करने जा रहे हैं, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप सुनिए सियासी बयानबाजियां। विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने की और उसके बाद उसके सरकार बनी तो फिर मंत्री बनाएंगे। इस प्रकार की बातें लगातार चल रही है और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है और इस कारण से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा इनको नहीं रहा, ये स्पष्ट हो रहा है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्षेत्र के लोग। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। रविंद्र जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है जी। रविंद्र साहब, ये क्या चर्चा हो रही है सर? इतने आप तो बहुत सीनियर नेता हैं, लंबे दशकों से सियासत भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की भी, छत्तीसगढ़ की भी। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि नेता नहीं है आप लोगों के पास, जरूरत पड़ रही है। बताइए, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए हमारे दर्शकों का भी। ठीक बात है, कांग्रेस नेता विहीन होने जा रही है। क्यों? क्योंकि लगभग 150 वर्ष पुरानी ये संगठन है। इसकी विचारधारा भी रूढ़िवादी हो गई है, परंपरावादी भी हो चुकी है, नए चीजों को अपनाने से इनकार करती है। तो कांग्रेस में भी जो लोग रहते हैं वो क्यों भाग के जा रहे हैं? हमारे पास हमारे कोई नेता तो ऐसा है नहीं कि कांग्रेस में जा रहा हो। कांग्रेस का नेता भाजपा में आ रहा है, तो कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस से उनको डर लग रहा है कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, अब ये शून्य बटे सन्नाटा होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परंपरा को तोड़ के नित नए प्रयोग करती है, पर नए विचारधाराओं को अपनाती है और पूरे देश में
उनके प्रति लोगों का प्रेम है, कांग्रेस के लोगों को समझ में आ गया। इसी कारण है कि अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे दिगंबर कामत हो, चाहे एम.एस. कृष्णा हो, चाहे विजय बहुगुणा हो, या एन किरण रेड्डी हो, या मतलब एन.डी. तिवारी हो, जगदम्बा पाल हो, के पेमा खांडू हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, या गोगोई हो, बीरेन्द्र सिंह हो, मानिक सिंह हो, आर.पी.एन. सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, क्यों आ रहे हैं? कारण है ना कि कांग्रेस में ना सड़ांत बदबू उत्पन्न होने लगी है और कुछ नहीं बचा। हम नहीं ला रहे हैं, क्या हम कोई न्योता देने जा रहे हैं? वो आ रहे हैं तो कांग्रेस के विचारधारा को त्याग के आ रहे हैं, क्योंकि ये सड़ती हुई पानी हो है जिसमें अब वो बदबू उत्पन्न होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहती हुई नदी का प्रवाह है जो निरंतर बह रही है, शुद्धतम है और पूरी तरह से देश के लिए करबद्ध है कार्य करने के लिए। और कांग्रेस के जो मजबूत थे, आधार स्तंभ थे, उनको समझ में आ गया कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। अब कमलनाथ जी जैसे मतलब इतने सीनियर क्यों जा रहे हैं बताइए, जो कांग्रेस के फाउंडर थे? क्या एक चुनाव हारने से उन्हें मतलब कहते प्रदेश अध्यक्ष की कमान को चढ़वा दिए? राहुल गांधी को 42 चुनाव हार, जी 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 क्यों नहीं हटवाया जाता है? जी, ये बोला जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास पूरा जो एकदम नेता होना चाहिए वैसा नहीं है। डर लग रहा है कि कहीं अन्य राज्यों जैसा लोकसभा चुनाव में घटित ना हो जाए। मैं ये बताइए किससे डरे हम? यहाँ तो हम चाह रहे हैं, भगवान करे कि देश भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत विपक्ष हो। मजबूत विपक्ष भी नहीं दिख रहा है। हम डरे तो डरे किससे? जब हम 2 सीटों पर थे तब तो डरे नहीं। आज हम लगभग 400 सीटों पर, आज हमको डर लगे तो ये इस बात को ना भूपेश बघेल जैसे लोग ही कुतर्क देके अपनी आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं और इसी तरह का वो मनगढ़ंत कहानियां और कपोल कल्पित जीवन चरित्र में गुजारते रहे और छत्तीसगढ़ से इसीलिए बाहर हो गए, क्योंकि इसी तरह कहते रहे हो। भाजपा पे जो आक्रमण करते थे वो पूरी तरह तर्कहीन था। फिर कह रहे हैं भाजपा को डर है। किससे डर है? क्या हमको भूपेश बघेल से डर है? क्या हम राहुल गांधी से डरते हैं? इनका तो संगठन ही नहीं रहा है। और कौन सा विपक्ष का डर है जिनसे हम डरे? हम अपने कार्यों के दम पे चुनाव में जा रहे हैं और हमारे कार्यों को देख के ही कांग्रेस के लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं जा रहा है। ये डर और जो भय है ये कांग्रेसियों के दिमाग में होगा, हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे पास स्थिति एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम क्लियर है। चलिए पूछ लेता हूं, अनिल जी सुन रहे थे आपको काफी देर से। अनिल जी क्या कहेंगे, ये सही में गए हैं क्या फोन? देखिए विवेक जी, आज सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। विद्वान वक्ता आदरणीय रविंद्र सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के ही विधायक और सांसद और नेता क्यों टूट रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, आप छगन भुजबल को देख लीजिए, अरे छोटी छोटी पार्टियों के बहुत सारे नेता आप देख लीजिए। ये ईडी, आईटी, सीबीआई, दबाव, भय, तानाशाही, उन्माद या लोभ या लालच, ये कौन सा खेल चल रहा है लोकतंत्र में? आज 400 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो क्या सिर्फ वो कांग्रेस के हैं? क्या ये तोड़फोड़ की राजनीति, क्या इस तरह से लोकतंत्र का रोज गला घोटना जायज है? क्या दल बदल कानून की जो आशंका थी और उसको लेकर कानून भी बने, क्या वो आज प्रासंगिक बचे हैं? सबसे बड़ी बात यह विवेक जी कि जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। निश्चित रूप से ऐसा है कि कई लोग पावर के साथ रहना चाहते हैं, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आइडियोलॉजी, विचारधाराएं जो लोकतंत्र में अलग अलग है, क्या उन विचारधाराओं का गला घोट देना चाहिए? सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। वो देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह जब तक रहेगा ये संगठन पूरे देश में हिंसक वातावरण बनाएगा, बापू की जान ले लिया, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू ने उस समय तर्क दिया कि नहीं, किसी विचारधारा को किल नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके 2-4 लोग उन्मादी हों, लेकिन देखिए मेरा कहना यह है, तब से लेकर आज तक, चाहे आप अटल जी का युग देख लीजिए और भी गैर कहना चाहिए कांग्रेसी सरकारें रही, एक परंपरा रही कि भाई हम कहीं ना कहीं इस तरह से लोकतंत्र को सजाए संवारे रखे कि विपक्ष और निंदा का भी एक स्थान रहा। लेकिन आज आप देखिए, जो व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, ईडी, आईटी, सीबीआई, बहुत सारे एपिसोड, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी या भाजपा में ज्वाइन। अनिल जी वो तो खुल के कैंपेन है उनकी पार्टी का, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत को ही लेके तो बीजेपी आगे चल रही है। तो इस चीज पर हम नहीं कह सकते कि ये बीजेपी का हिडन प्लान है। वो तो खुल के कहे, 2013-2012 से हम सुनते आ रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब कांग्रेस के बिना भारत इसी बात से तो निकलना है।
हाँ। मैं क्या कह रहा हूं, शिवसेना के सांसद हों, विधायक हों, बड़े नेता हों या दूसरे कई दलों के हों, उनको किस हिसाब से फिर मिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में? उनको क्यों दबाया जा रहा है? आप छगन भुजबल का उदाहरण देखिए, या अशोक चौहान जो अभी अभी कांग्रेस से गए, आपने देखा अभी सोशल मीडिया में बहुत चला, आपके पास ना हो तो मैं चला देता हूं। मोदी जी ने कहा कि जो विधवाओं की, शहीदों की विधवाओं की जमीन और मकान खा लिया, उसको मोदी जीवन में माफ नहीं करेगा। मोदी की गारंटी है, उसको हम जेल की सलाखों के पीछे रखेंगे। और ऐसे चेहरों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन लिस्ट में पहला नाम अशोक चौहान का राज्यसभा में। ये जो अवसरवादिता की राजनीति चल रही है, या किसी व्यक्ति की निंदा या वो भ्रष्ट तब तक है जब तक वो विपक्ष में है। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आप देखिए सारी विचारधाराओं को किल किया जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी नहीं बुला रही है? क्या आपके 2-2, 3-3 नेता जेल में नहीं है क्योंकि वो शायद नहीं झुके, वो भाजपा ज्वाइन नहीं किए? तो संजय सिंह हो चाहे कोई और हो, वो जेल में रहेंगे साहब। तो देखिए, लोकतंत्र आज जिन मूल्यों के साथ चल रहा है, जिस तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है, और सिर्फ दलों की बात नहीं है। प्रशांत भूषण जी का बयान देखिए आप, उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया में चुनौती दी है कि अधिकतर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के पीछे सरकार की एजेंसियां लगी हैं और जजों को ब्लैकमेल कर रही हैं। आपके इन्हीं आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। हत्या हो रही है, पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, पूछ लेता हूं। और मीडिया समूहों को छद्म रूप से खरीदा जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसकी समीक्षा तो आपके विद्वान दर्शकों को, आप विद्वान पत्रकारों को, और शायद रविंद्र जी भी जब दिल पर हाथ रखते होंगे तो जरूर करते होंगे कि कहीं ना कहीं तानाशाही आज हिटलर से भी आगे निकल गई है इस देश में, और कुछ पूंजीपतियों का राज चल रहा है। रविंद्र जी क्या कहेंगे जब माननीय मोदी जी देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कितने देशों ने उनको अपना सर्वोत्तम नागरिकता पुरस्कार दिया है, मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर देश में भी वो लोकप्रिय है, उनको सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है, उसके बावजूद भी कांग्रेस से क्यों आयातित करना पड़ रहे हैं नेता? क्या वो अपनी मर्जी से आपके पास आ रहे हैं या आप उन्हें बुला रहे हैं? कुछ तो इसकी जानकारी होगी। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी बात तो है, हम किसी को आयातित करके नहीं ला रहे हैं, हम किसी को पीला चावल या सिंदूर वो दे के हम आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि मोदी जी के विकास के कार्यों, मोदी जी के प्रति, मोदी जी का राष्ट्र प्रति विचारधारा, देश के प्रति उनकी भक्ति, इन सब चीजों से वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहाँ देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव जीते जाते हैं, और चुनाव बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस पार्टी आज देश के सबसे बड़े नेता, सबसे ज्यादा सीट लाने वाले को कहते हैं तानाशाह। तो लोकतंत्र को खतरे में कौन डालता है? आप लोग डालते हो। यदि इतना ही तानाशाह है और इतनी हिम्मत, लोकतंत्र का बहिष्कार कर दो, मत वोटिंग में जाओ। जाते हैं ना वोटिंग में और देश की जनता जिता के लाती ना, उसके बावजूद आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इतने बड़े नेता के ऊपर कि तानाशाह है। और ईडी, आईटी, सीबीआई ये किसके ऊपर छापे मार रही है? ये अपराधियों के ऊपर छापे मार रही है। कोई शरीफ आदमी के पास नहीं मारता है, कोई योग्य व्यक्ति के पास नहीं मारता। वही आदमी जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और जो गलत कार्य करता है, उसके पास सीबीआई जा रही, उसके पास ईडी जा रही, उसके पास आईटी जा रही। कांग्रेस लोग उसके प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? हमारे समय तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, कांग्रेस के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई क्या कहते हैं, पिंजरे में बंद मिट्टू है। हमारे लिए कहा है। पर अनिल जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिनको पेट भर भर के गालियां दी जाती थी, वो नेता अब आपकी पार्टी में आएंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, उनको फिर बीजेपी की रीति नीति कैसे सिखाई समझाई जाएगी? जब वो विपक्ष में थे, हमारे उनसे वैचारिक मतभेद होंगे, हम उनके बारे में बोलेंगे। एक चीज बताइए, हम सत्ता के भूखे होते तो बिहार में हमारी सबसे ज्यादा सीट आई थी, नीतीश कुमार से हमने वादा किया था, उसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हमने नहीं कहा कि हमारी सीट ज्यादा आई है हम बनाए, हमने तो नहीं कहा। पर वो भी रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री हो गए हैं कि एक पंचवर्षीय में 3 बार उन्होंने शपथ ले ली है। कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी हो सकती है। कांग्रेस जब उनके साथ रहती तो बड़ा गुणगान करती है, जब भारतीय जनता पे आरटीआई में आ जाती तो यही कांग्रेस उनको गरियाती है। वो अपना आत्मचिंतन करे, अपना छोटा सा सवाल रहेगा। 3 विधानसभा चुनाव में आप लोगों की सर जीत हुई, और मुझे यह कहने में बिल्कुल भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है कि ऐतिहासिक जीत हुई, क्योंकि मैंने 2018 के चुनाव को भी बहुत करीब से देखा था, लेकिन तब आप लोग उतना अच्छा जीत हासिल नहीं कर पाए थे। हालांकि लोकसभा में आपने 2014 को भी पीछे छोड़ दिया था, पर ये 2023 में जो आपकी जीत है, ये मतलब अभी तक के सारे रिकॉर्ड को धराशायी करती है। इसके इतनी मजबूत स्थिति में आने के बाद भी छोटे से बस ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है,
कुछ हार का डर है या फिर कुछ पुराने ऐसे रिजल्ट हैं जिससे बीजेपी थोड़ी बहुत भयभीत है? मुझे तो नहीं लगता इतने राज्य जीतने के बाद क्या बीजेपी भयभीत हो सकती है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, जब हम पिछली बार 3 राज्य हारे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बावजूद हम सत्ता में आए, कहाँ सेंट्रल में। अब तो क्या कहते हैं, इनके कार्य प्रणाली को जनता ने देखा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, समझ में आ गया कि ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश का भी बर्बाद करने में इन लोग माहिर है, कांग्रेस के लोग, इसलिए इनको हटा दिए। तो उस समय हम नहीं डरे, तो हम अभी क्यों डरेंगे? क्या कमलनाथ जी को हम बुलाने गए थे, या चौहान जी को, अशोक चौहान जी को हम बुलाने गए थे? वो आ रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ उस घर में बैठे रहे, जिस घर में आग लग रही है वहां जल भून के राख हो जाए कमलनाथ जी, वहां जल भून के राख हो जाए अशोक चौहान जी। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस का घर अब 150 साल की बुढ़िया हो गई है, कमर भी झुक चुका है और बड़ी मुश्किल से चल रही है, छोड़ के जाएंगे ना, उस आग में जल जाए, वो ज्यादा अच्छा कहलाएगा क्या? पूछता हूँ, उन्हें ये लग रहा है अहम कि बात आपने कांग्रेस कही है, इस पर एक पतन के सवाल रास्ते पे अनिल जी से चलेगी, जरूर इसलिए पूछूंगा। भाजपा पे आ रहे हैं। अनिल जी, अंग्रेजी की एक कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे भागने लगते हैं। ये अंग्रेजी की कहावत है, ठीक है। कुछ या बहुत कुछ कांग्रेस से ऐसे नेता लगता ही नहीं था कि कभी कांग्रेस छोड़ेंगे। बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए, और जो नेता छोड़ के गए हैं कांग्रेस, बड़े नेता, उनको बहुत सा सम्मान बीजेपी में पद मिला। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और फिर कुछ भारत सरकार में काम कर रहे हैं, यानी कि देश के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं की कद्र नहीं की, बीजेपी ने उनको सही जगह पर सुशोभित किया और वो राष्ट्र सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। क्या ये कमी रह गई कांग्रेस में? देखिए विवेक जी, सिर्फ कांग्रेस पे फोकस नहीं, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा जी। हेमंत बिस्वा शर्मा को 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है। अजीत पवार को कहते हैं कि ये 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है। अशोक चौहान को कहते हैं कि इसको नेतृत्व तो दिया ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में अवसर ही नहीं मिलना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात पे मैं आ जाता हूं, ये मेरा पहला सवाल था। दूसरी बात देखिए, ऐसे मैं दर्जनों नाम गिना दूंगा आपको। अब उसके बाद दूसरी बात देखिए, क्या अजीत पवार कांग्रेस के थे? क्या राकपा को नहीं खत्म किया गया? क्या उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को नहीं खत्म किया गया और शिंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया? ये कौन सा खेल चल रहा है पूरे देश में? मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को नेस्तो नाबूद करने में लगी है। जिस भी दल पर उसका बस चल रहा है, वो आपको भी तोड़ना चाहती है, सपा को भी तोड़ना चाहती है, राजद को भी तोड़ रही है, शिवसेना को भी तोड़ दिया उसने, राकपा को भी तोड़ दिया। तो आज सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है साहब, ये बीजेपी को फोबिया है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आजादी के लिए जब संघर्ष कर रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस, इसके लोग माफीनामा लिख रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा थे वो क्षमा याचना कर रहे थे, वो वजीफा ग्रहण कर रहे थे। तो हमने तब भी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। रहा सवाल देखिए नेताओं के जाने का, तो सभी दलों से नेता जा रहे हैं, सभी दलों को भाजपा डैमेज कर रही है और वो तब तक भ्रष्टाचारी हैं जब तक वो विपक्ष में हैं। और जैसे ही वो इनके कुनबे में शामिल होते हैं, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें साफ होके सारी जांच बंद हो जाती है। जिनके पास आप देखिए ईडी और सीबीआई आईटी के नोटिस जाते हैं, वो जैसे ही भाजपा ज्वाइन करते हैं सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो ये कौन सा मानदंड है? क्या आप पत्रकारों को, विद्वान दर्शकों को ये नहीं समझना होगा? यहां सिर्फ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है साहब। क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है और एक संवैधानिक संस्था में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं नियुक्ति करूं? तो क्या वो मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष निर्वाचन करा पाएगा? एक बड़ा सवाल तो है जनता के जहन में। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, सभी दलों को समाप्त किया जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात लोकतंत्र की है। और ऐसे कितने जहाज, ये समुंदर कहीं सभी जहाजों को तो नहीं निगल जाना चाहता। ये भ्रष्टाचार और तानाशाही का जो रवैया है, ये कुछ 2-3 अरबपतियों के लिए बनाई जाने वाली जो नीतियां हैं, ये एक तरह से तानाशाही और तुगलकी जो शासन चल रहा है, उन मीडिया समूहों को समाप्त किया गया। कई ऐसे मीडिया समूह, राजनीतिक दलों की बात मैं नहीं करूंगा, आप देख लीजिए कई मीडिया समूहों को किस तरह छद्म रूप से ध्वस्त कर दिया गया। ये कौन सा, किस तरह का सिस्टम चल रहा है? क्या हमारे लोकतंत्र के लचीलेपन का लाभ उठाकर आपकी बात कोई 2-4 व्यक्ति पूरे लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है आज। रवीन जी अनिल जी सुन लीजिए, भारत का लोकतंत्र इतना सशक्त और मजबूत है कि
दो चार नहीं 50 व्यक्ति मिलकर इस लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इसी गलतफहमी के कारण कांग्रेस ना आज पतन के राह पे है। यदि मान लो के लिए कांग्रेस टूट रही है, शिवसेना टूट रही है, आप टूट रही है, अजीत पवार की एनसीपी टूट रही है, तो ये आप लोग की आंतरिक कमजोरी है। आप आंतरिक कमजोरी को दूर कर लीजिए, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। हम जब 2 सीट पे थे, आप हमको तोड़ लिए क्या? भाजपा के लोगों को नहीं तोड़ सकते क्योंकि हम में दम होता। छत्तीसगढ़ के 12 आप विधायक लोगों आए में थे सुन भाजपा लीजिए। के कांग्रेस में। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए अनिल जी, ये मिट्टू ऐसे की कितने तरह नेताओं के नाम गिना ठीक दूं है, ठीक है, अनिल जी। ये ना राजनीतिक बयानबाजी हो सकता, डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता। हाँ, और जी, सुनिए, बोलिए। किसकी बात कर रहे हैं आप कि कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? ईडी, आईटी और सीबीआई छापे मारती है, तो जाइए कोर्ट पे। और कोर्ट पे क्यों भरोसा नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। जब राहुल गांधी को सजा दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने, तो आप लोगों ने उस निर्णय का विरोध किया और लोकतंत्र में आपातकाल आप लोग लाए। आप लोग कभी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, केवल अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तानाशाह इंदिरा गांधी के शासनकाल को हमने नहीं देखा है क्या? आप भूल गए हैं उन दिनों को? और रही बात, जो भी कोई दल टूट रहा है तो अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण टूट रहा है, हमारे कारण नहीं टूट रहा है। आप एकजुट रहिए, सशक्त विपक्ष बनिए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम में कितना भी ताकत आ जाए, यदि आप मजबूत रहेंगे, हम नहीं तोड़ सकेंगे। ठीक है कारण सर, ठीक है आपके सर। घर में आग लगी है, आपकी विचारधारा की आग लगी है, आप पतन के आपकी गर्भ बात में पर आप एक परिवर्तन संक्षिप्त चाहते हैं। प्रतिक्रिया अनिल जी से। अनिल जी। देखिए विवेक जी, मेरी जानकारी में राजस्थान हाईकोर्ट ने कभी राहुल जी को कोई सजा नहीं दी। दूसरी बात, हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ईडी का मामला गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निश्चित रूप से यह संदेह तो पैदा होता है कि ईडी 97% से अधिक मुकदमों में चार्जशीट फाइल नहीं करती। अरे जरा उसने हाईकोर्ट फटकार भी में लगाई ईडी को, स्वागत किया लेकिन कि आपने सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी जी, कहा जी, जी। कि इनकी किसी भी कार्यवाही को रोकना किसी भी सेक्शन में प्रावधान नहीं है। हम किसी एजेंसी को प्रक्रिया से रोक सके। रविंद्र जी, धैर्य पूर्वक मैंने आपको सुना है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आप सर्वोच्च ठीक है। न्यायालय और आप उच्च न्यायालय का मीडिया ट्रायल चलिए, मत करिए, आप धैर्य चर्चा का पूर्वक समय सुन भी लीजिए। खत्म हो रहा है। पहले जी, सर्वोच्च जी। न्यायालय ने भी चिंता प्रकट की, लेकिन ये कहा कि इसको प्रक्रिया को विधि के अनुसार रोका नहीं जा सकता है। पर ऐसा क्या है कि आप 100% छापेमारी ठीक में है सर, मुश्किल ठीक से है सर। 3% चर्चा भी का समय चार्जशीट अब दाखिल नहीं कर समाप्त हुआ। पाते, मैं तो धन्यवाद राजनीतिक करूंगा आप छापेमारी तो दोनों सिद्ध होती है। विद्वान प्रवक्ताओं को। रविंद्र जी, हमेशा चलेगा, अनिल जी, EVM बहुत बहुत बेकार है। शुक्रिया आपका बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आज की चर्चा का विषय था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस प्रकार से बीजेपी में जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, ये तो पटाक्षेप हो गया, नहीं जा रहे हैं, वो चैप्टर क्लोज हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि बीजेपी हमारे कई विधायकों के संपर्क में है, बीजेपी को भरोसा ही नहीं है 2024 चुनाव जीतने का। यह बात हो गई आरोप की। अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा क्या दिया है, अब की बार 370 पार, अब की बार 400 पार। ये दोनों डिजिट को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 543 की लोकसभा हमारे यहाँ होती है और इसमें क्लियर मैंडेट लाने वाली 2014 में भी जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते उसने सरकार बनाया। एनडी अलायंस के आपको सीट पता ही होंगी कितना आंकड़ा गया था। इस बार बीजेपी का जो टारगेट है वो 400 है। इतनी मजबूत स्थिति के बावजूद भी कई कांग्रेसी नेताओं का जिस प्रकार से बीजेपी में आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इसका बड़ा कारण क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या बीजेपी के अच्छे दिन, जिससे प्रभावित होकर ये कांग्रेसी नेता बीजेपी में जा रहे हैं, या दूसरी बात उनकी कांग्रेस में सुनी नहीं जा रही है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।